उत्तर प्रदेश के जिले फतेहपुर की एक मस्जिद की, नूरी जामा मस्जिद, जिसे आज बुलडोजर एक्शन के जरिए ढहा दिया गया। अगर सिर्फ ये बोलूंगी ढहा दिया गया, मस्जिद ढहा दी गई, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में हो सकता है एक तस्वीर, एक रेखा खींचे कि पूरी की पूरी मस्जिद डिमोलिश कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मस्जिद का एक हिस्सा जो इलीगल था, जो अतिक्रमण करके बनाया गया था, क्योंकि ये मस्जिद तो 180 साल पुरानी है, लेकिन इसका एक हिस्सा अतिक्रमण करके बनाया गया था और इस पर कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही थी। मस्जिद ने भी कहा था कि जो इलीगल हिस्सा है उसे वो गिरा देंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब कार्रवाई नहीं की, तब फिर इस मस्जिद को गिराने की नौबत आई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो कानून के डर से ही, लेकिन एक्शन तो हुआ है, और जब एक्शन होता है तो फिर रिएक्शंस भी बहुत होते हैं, और डर उन्हीं रिएक्शन को लेकर हर्षवर्धन जी लगता है कि पहले तो ऐसे अतिक्रमण होते ही क्यों हैं, और जब अतिक्रमण को गिराया जाता है तो फिर एक पक्ष विचलित क्यों होता है। अब कोई चीज, चाहे वो मंदिर का हिस्सा हो, मस्जिद का हिस्सा हो, या कुछ भी हो, कोई प्रतिष्ठान ही क्यों ना हो, वो तो गिराया जाएगा ना। नहीं, देखिए, गिराया तो नहीं जाना चाहिए। अवैध हो तो भी मैं वही कह रहा हूं कि कोई भी उपासना स्थल, धर्म स्थल, कोई भी जहां लोगों की आस्था है, वो स्थान गिराना पड़े प्रशासन को, तो ये बड़ा खराब है। समझ रहे हो, लेकिन जा रहे हैं आप। उससे आगे की बात है, क्या जहां पर लोग आस्था की वजह से किसी से, उनको कोई लगता है ना कि भाई दैवी शक्ति है जो हमारा भला करेगी, और जब वो कोई अवैध अतिक्रमण कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनको उस दैवी शक्ति का डर नहीं लगता, तब वो आस्था, वो विश्वास, वो भरोसा, वो सब गायब हो जाता है। और जब आप धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कहीं किसी धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं तो वहां तो धर्म व्याप्त होना चाहिए ना, वहां तो संस्कार, वहां तो सभ्यता, वहां तो किसी भी गलत काम को करते हुए डर लगना चाहिए। वहां तो आप गलत काम करके भी आते हैं तो प्रायश्चित करने आते हैं, वहां पर आपने ऐसे अतिक्रमण कर लिया। तो पहला तो जिसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये कि ऐसी इस तरह की अतिक्रमण वाली जगहें हैं क्यों। अब दूसरा, 180 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन 180 साल पुरानी मस्जिद का स्वरूप क्या था, और क्या उस मस्जिद के लोग जो जगह खरीदकर, अपने जो उनके आस्था वाले लोग हैं उनके जरिए बात करके कोई ऐसी जगह नहीं ले सकते जहां उसको बड़ा कर सकते, या उसके आसपास ही कुछ लेते। अक्सर इस तरह के जो रिलीजियस प्लेसेज हैं, मजहबी स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, उनसे इस तरह की खबरें आना खतरनाक है। और मेरा तो यह मानना है कि आप उस वाले का सर्वे थोड़ा धीरे धीरे कराइए, जिसपे झगड़ा हो जाता है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वाला, लेकिन ये वाला सर्वे तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मुझे लगता है देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का मसला होता है, हर पूजा स्थल का, हर अतिक्रमण वाली जगह का सर्वे कराइए और कहिए कि हम इसे तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, तो शायद न टीवी की डिबेट की जरूरत पड़ेगी और न ये कोई कहेगा कि ये किसी के खिलाफ बायस्ड है, पक्षपाती है। जब कुछ गिराने और कुछ निर्माण की बात हो ही गई है तो अपने आप ही चर्चा, विजय जी, संभल पर आ ही जाती है। अब संभल में दंगाइयों की धरपकड़ के लिए हालांकि पुलिस का एक्शन बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सोमवार को ही एसपी जो है विश्नोई, उनके के विश्नोई, उनकी अगुवाई में बाकायदा पूरी टीम ने काम करना शुरू किया। इसी सिलसिले में जो संभल से सांसद है जियाउर रहमान वर्क के मोहल्ला दीप सराय में बाकायदा दबिश दी गई, और इस दौरान एसपी के साथ 2 थानों की फोर्स भी यहां पर मौजूद थी। पुलिस ने कुल 13 घरों की चेकिंग की है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि लगातार यहां पर चेकिंग के बाद कुछ तो निकलेगा ही, वो निकलेगा जब निकलेगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई हैं, विजय जी आपने भी देखी होगी, स्मैक की पुड़ियां निकली हैं। क्या हो रहा है वहां पे संभल में? देखिए, सरकार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वो चाहे एमपी साहब का घर हो, विधायक साहब का घर हो, कोई बात हो, और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या निकला, वो सरकार आगे बता देगी। लेकिन बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये माहौल नहीं बने कि सरकार कोई वेंडेटा के हिसाब से काम कर रही है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि ये मंशा नहीं लगे, भले ही सरकार की मंशा नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा दंगा हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, तो उस पर जांच होनी है, तो उसको किस तरह से देखा जाए। जैसे इसका भी जिक्र मैं कर दूं, अभी हमने जो मस्जिद का जिक्र किया है उसका फतेहपुर वाली मस्जिद का, वो 1839 की बनी हुई मस्जिद है। उसका मसला क्या है कि वहां पर बिंदकी बांदा हाईवे है, वहां पर वो हाईवे बनाया जा रहा है, तो उसकी वाइडनिंग का काम चल रहा है,
और उसमें सरकार ने अगस्त में उनको नोटिस दिया था 1 महीने का कि भाई वो कर ले। मस्जिद कमेटी ने माना था कि हम हटा लेंगे अवैध निर्माण को हटाने के बाद। वो मस्जिद ढाई नहीं गई है, थोड़ा सा हमें इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मस्जिद ही डिमोलिश कर दी, उसका एक हिस्सा जो अतिक्रमण करके था वो उसे हटाया गया। तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उसको करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बात और है, एक एंगल है इसमें, एक ट्विस्ट है कि इस पर 13 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है उनकी उस मसले पर, पिटीशन पे। ठीक है, तो सरकार को अब आज 10 दिसंबर है, 9 दिसंबर है, तो सरकार को 3 दिन रुकना चाहिए था। कोर्ट के आदेश का इंतजार करना, यदि कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो उस पर रुकने में कौन सा फर्क पड़ रहा है 3 दिन में। लेकिन आप कोर्ट के आदेश से पहले एक्शन लेते हैं तो फिर लोग नाराज होते हैं, लोग फिर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। इसको भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब अवैध जो अतिक्रमण है या जो भी बात है उसको हटाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ तो सरकार ने नोटिस दे दिया 1 महीने का, 1 महीने के बाद भी नहीं हटाया तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 3 दिन और इंतजार किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो संभल हिंसा में समीर जी जो हो रहा है, 2 घरों में से 315 देसी तमंचे, 315 बोल का, अब ये से आप थोड़ा समझाइएगा, है ना। देसी तमंचा, 2 कारतूस मिला है, 3 दर्जन बाइक के चालान मिले हैं, 4 बाइक्स को भी सीज किया गया है। 39 आरोपियों को तो इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। ये संभल में जो हुआ उसमें तो सीधे सांसद साहब पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो बात विजय जी कह रहे हैं कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वेंडेटा के तहत कार्रवाई हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि योगी प्रशासन ने थोड़ी देर से कार्रवाई की। जब संभल में यह घटना घटी थी उसके 48 घंटे के अंदर अगर सांसद के घर की जांच हो जाती, अगर वहां जितने विधायक है उनके नेता घर की जांच होती, समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनके घरों की जांच हो जाती, तो मुझे लग रहा है सिर्फ अभी जो कह रहे हैं कि जो स्मैक की पुड़िया निकली है और कुछ हथियार निकले हैं, उस समय बहुत विस्फोटक सामग्री निकलती। उनको पर्याप्त समय मिल गया, जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो उनको समय मिल गया, उन्होंने वो सारे अवैध चीजें वहां से मुझे लगता है हटा दी होगी। इतना बड़ा संभल के अंदर जो दंगा हुआ, इतने हथियार इकट्ठे हो गए, इतने पत्थरबाजी हुई, ये बिना लोकल सांसद के समर्थन से नहीं भी हो सकते। और जिस तरीके से वहां के लोकल सांसद जिस तरीके से वहां के मुस्लिम कम्युनिटी को लगातार भड़काने का काम कर रहे थे, जो पथराव हुआ था उसको वह एक कार्रवाई के बता रहे थे कि जिस तरीके से आप लोगों ने सर्वे किया उसके खिलाफ एक मुस्लिम समुदाय का आक्रोश था, उसको जिस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव जिसे उस तरीके से प्रश्न दे रहे थे, मुझे लग रहा है ये कार्रवाई अगर पहले होती तो और भी बहुत आपत्तिजनक चीजें सांसद के घर से, विधायकों के घर से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से घर से निकलती। इस बीच जब सरकार ने कार्रवाई शुरू करी, नोटिस दिया, मुझे लग रहा है उसके बाद उनको समय मिल गया कि अपने अपने घर से वो सब चीजें उन्होंने हटा दी। कार्रवाई देर से हुई है, दुरुस्त हुई है मुझे लग रहा है, और कार्रवाई तेज होना चाहिए। और जिस तरीके से सामान मिला है इसमें मुझे लगता है गिरफ्तारी भी होना चाहिए। लेकिन सर हर्षवर्धन जी, ये इस तरीके कोई भी जो हिंसा है या जो दंगा है, और खास तौर पर जो संभल में हुआ, वो तो बिल्कुल देखने में भी ऐसा लग रहा था कि प्लानिंग के साथ हुआ है। और जब ऐसे कोई भी दंगा होता है और सीधा सीधा अगर सांसद पर, विधायक पर ही आक्षेप लगे, तो ये कार्रवाई क्या वाकई धीमी हुई है, या अगर उसी वक्त ये कार्रवाई हो जाती तो फिर ये अलग तरीके का और नैरेटिव होता। देखिए, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये तो एक समाज के खिलाफ काम करने के तरीके हैं। देखिए, ठीक बात है कि आमतौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अगर तुरंत कार्रवाई हो जाए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है जिसको विजय जी ने भी कहा, अभी आपने भी कहा, कि जब 5 लोगों की जान चली गई है, जब संभल में दंगे जैसी स्थिति हो गई है, जब लोग अपना मकान दुकान बंद करके भाग गए हैं, और सीधे सीधे वहां के सांसद और विधायक दोनों जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है, वहां के जो प्रभावशाली लोग हैं, जो प्रभावशाली मुस्लिम परिवार हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है, तो फिर थोड़ा सा स्थिति दूसरी हो जाती है। प्रशासन को तैयारी के साथ जाना पड़ता है। तैयारी तो उस दिन भी थी जिस दिन सर्वे दूसरी बार हो रहा था, क्योंकि पहली बार के सर्वे में हल्ला हंगामा शुरू हुआ था, रोशनी कम हो गई थी, इसलिए वो टालना पड़ा था। अब सवाल यहां दूसरा है। सवाल ये है कि जो बर्क परिवार की पारंपरिक सीट बन गई संभल, क्या संभल में कुछ ऐसा हो रहा है जो कानून के बिल्कुल विपरीत है? क्या जियाउर रहमान बर्क कुछ ऐसी चीजें छिपा रहे हैं, कुछ आपराधिक तत्वों को शरण दे रहे हैं? उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज हुआ है। तो क्या वहां कुछ दूसरे तरह की चीजें तैयार की जा रही? और जो हिंदू वहां आरोप लगाते हैं कि धीरे धीरे जैसे मुस्लिम बहुल हुए, एक तो एएसआई के अधिकारियों को भगा दिया,
दूसरा, वहां धीरे धीरे जो कारोबार है उस पर से हिंदुओं को आउट कर दिया, क्योंकि ज्यादातर वहां कारोबारी वर्ग है। और तीसरा, वहां जो हिंदू रह रहे हैं, जिसको हम देश में कई बार कहते हैं, जो नेता चिल्लाने लगते हैं, तकरीरें होती हैं कि मुस्लिमों को दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है, संभल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। उनकी हिम्मत नहीं होती है, उनके पास वो अधिकार नहीं रह गए। हिंदुओं की बात छोड़िए, अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट ये भी आई कि एएसआई भी जब वहां पर अपनी छानबीन करने के लिए अंदर जाने की कोशिश में थी तो उनको भी ऐसे खदेड़ दिया गया जैसे मान लो चोर उचक्का वहां पर पहुंच रहा। नहीं, वो वही है कि आप मुस्लिम बहुल हुआ, उस पे वहां के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण मिला, जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी उसमें समर्थन किया और उसी की वजह से हुआ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कार्रवाई देर से हुई या जल्दी हो रही है अलग बात है। मेरा ये मानना है कि कार्रवाई दुरुस्त होनी चाहिए। देर भले आए हों लेकिन दुरुस्त आए, और इस मामले को यहां तक सिर्फ नहीं रुकना चाहिए। इसके पीछे कौन लोग थे? 5 बच्चों की जान गई। मैं नहीं जानता हूं कि वो पत्थरबाजी करने निकले थे, कि जैसा उनके घर वाले कह रहे हैं दूध लेने निकले थे, काम पे निकले थे, लेकिन अंत में तो उनकी जान चली गई ना। कौन लोग थे जिन्होंने उनको भड़काया, किसकी तैयारी थी? इसलिए बहुत जरूरी है और उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। फिर वो कितना भी प्रभावशाली हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, इसी पर वो जो 5 बच्चों की जान भी गई, उस पर भी डीएम का कहना था कि जब वहां पर पूरी तरीके से रोक थी, आप वहां से गुजर नहीं सकते, तो वो क्यों वहां से निकले? क्या इस पर भी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर आपको, मुझे भी पता चल जाए कि यहाँ पर जाने की सख्त मनाही है, तो क्या हम उस इलाके से गुजरेंगे? क्या मंशा हो सकती है? नहीं, वो दरअसल गुजरेंगे ही तभी जब उनको बताया गया होगा कि तुम्हारी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारी मस्जिद को खत्म किया जा रहा है, तुम्हारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, तभी वो लोग अपनी जान हथेली पर रख कर आए होंगे। इतने लोगों को मोबिलाइज कर देना वो आसान काम नहीं होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बर्क परिवार का पारंपरिक गढ़ है। वहां जिस तरह से चुनाव होते रहे, जिस तरह से चीजें होती रही, वो सब कुछ वहां है जो जांच के दायरे में आना चाहिए और सच लोगों को पता लगना चाहिए। अब एक और खबर जो उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है, इस खबर के बाद हो सकता है कि दर्शकों को ये लगे कि ये तीनों ही खबरें मुसलमानों से जुड़ी हुई है, लेकिन हाँ, ये वाकई बात सच है। चाहे हमने जो फतेहपुर की नूरी मस्जिद की खबर आपको दिखाई, फिर चाहे जो संभल में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है, छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, क्या स्मैक मिला, क्या तमंचे मिले, वो सारी चीजें हमने आपके सामने रखी। अब बात आजम खान की भी करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे दें, इसे शत्रु संपत्ति घोषित किया जा रहा है और उनकी मुश्किलें आजम खान की दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजस्व विभाग की टीम बाकायदा जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कैंपस में शत्रु संपत्ति की मैपिंग कर ली गई है, जियो टैगिंग की गई है, यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो शत्रु संपत्ति है अब उसे सीधे सैटेलाइट के जरिए जियो टैगिंग कर मैपिंग किया जाएगा। पहले तो ये जरा अंदाजा ही लगाइए कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितनी बड़ी लैंड है, और इसे शत्रु संपत्ति घोषित कर ही दिया गया है। हेक्टेयर में पढ़ रही हूँ, 13.08 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति है। समीर जी, आजम खान की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। नहीं होना भी चाहिए। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग कैसा होता है, और जब सत्ता का रसूख होता है किसी नेता का, और वो सत्ता के माध्यम से, अपने नेता बनने के माध्यम से अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाता है, अवैध संपत्ति इकट्ठी करता है, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाता है, अपनी कोठी बंगले बनाता है। तो ये एक उदाहरण था आजम खान का कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, फिर मुलायम सिंह का शासनकाल रहा हो या अखिलेश यादव का 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल रहा हो, आजम खान ने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जमीनों पर कब्जा किया, जिस तरीके से अवैध संपत्ति और अवैध जमीन इकट्ठा करी, योगी आदित्यनाथ ने आने के बाद से कार्रवाई शुरू कर दी थी। और ये होना चाहिए। सिर्फ आजम खान नहीं, इस तरह के जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, समाजवादी पार्टी के समय किया हो या बहुजन समाज पार्टी का 2007 से लेकर 2012 का कार्यकाल रहा हो, उस समय भी बहुत सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ हो, वह सारी जमीनें वापस लेना चाहिए। उस शत्रु जमीन पे आप कब्जा कर रहे हो, आप सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हो, सरकारी कार्यालय चल रहा है, उसे आप अपनी संपत्ति बताकर सरकारी कार्यालय को वहां से बेदखल करते हो, वहां जौहर यूनिवर्सिटी का आप हॉस्टल बना देते हो। ये मनमानी और जो गुंडागर्दी आजम खान ने की, उनके बेटे अब्दुल्ला ने की, और उसी का परिणाम भुगत रहा है कि आप न सांसद हो, न आपका बेटा विधायक है, अब आप जेल के अंदर पूरा परिवार जा रहा है। मुझे लग रहा है ऐसे काम का ऐसा ही यश होता है, और अभी और संपत्ति निकलेगी। सिर्फ जोर ही नहीं है, आजम खान की संपत्ति लखनऊ में भी है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने जिस तरीके से किया है। ठीक है कि रामपुर तो उनका एक गढ़ रहा है, वहां से विधायक रहे, सांसद रहे, उनका बेटा वहां से विधायक रहा, उनकी पत्नी वहां से सांसद रही। अब यह रामपुर में जो आजम खान का जो अवैध
संपत्ति और अवैध साम्राज्य था वह योगी आदित्यनाथ ढा दिया है। मुझे लग रहा है अभी और इनकी संपत्ति ऐसे निकलेगी, जहां आजम खान ने कब्जा किया था सत्ता का दुरुपयोग करके, बहुत सारी संपत्ति सरकार को वापस लेनी चाहिए। कई बार ये लगता है कि विजय जी, इतना पॉलिटिकल रसूख, इतनी राजनीतिक ताकत जिसने कभी एक्सरसाइज की हो, उसका ये हश्र भी होता है। ये भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती कहूं या क्या कहूं? आप आज से पहले रामपुर जाते तो सारे इन सवालों का जवाब मिल जाता। मैं रामपुर भी बहुत बार गया और वो यूनिवर्सिटी भी मैं गया हूँ। वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसमें बिल्कुल एक शहनशाही तरीके से वो बेहतर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जी। आप ये स्टेशन की बात कर रहे हैं, वो वहां पर रेलवे स्टेशन जो था, वहां पर भी नवाबों का झगड़ा रामपुर में बिल्कुल आजम खान से चलता रहा। तो आजम खान रामपुर के नए नवाब थे, ठीक है, और उन्होंने शायद ही कोई जगह बची हो जहां पर रामपुर में आजम खान की तूती नहीं बोलती हो या जगह उनकी नहीं हो जिस पर कब्जा नहीं किया हो जी। लेकिन ये मैं इसके लिए तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो उस कब्जे को तोड़ना, उस कब्जे पर कार्रवाई करना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन उस हिम्मत के साथ उस काम को करना। और ये सब लोगों के लिए भी मैसेज है कि जो राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके, वहां पे बहुत लोग परेशान थे क्योंकि वहां पर कोई बोल भी नहीं सकता था आजम खान के खिलाफ। आपने ही खुद कह दिया शहनशाही चल रही थी। शहनशाही, वो नए नवाब थे वहां के, मैं कह रहा हूँ ना। तो बल्कि नवाब वहां से परेशान थे, वहां के जो पुराने नवाब रहे थे वो भी आजम खान साहब से बड़े परेशान रहे थे। तो बेहतर है कि इस तरह की कार्रवाई हो और ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो राजनीतिक रसूख से आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। इस रात की कभी तो सुबह होगी। सर एक लाइन जोड़ दूं, आजम खान के रामपुर में अब राम राज्य आ गया है। देखिए, इसमें चूंकि संयोगवश रामपुर में आजम खान के उस दौर में जब उनका जलवा हुआ करता था, जब उनका चिराग बहुत रोशन था, उस दौर में मेरा बहुत आना जाना होता था। तो रामपुर ही नहीं, चूंकि मोदी सरकार के आने के बाद क्या बदला है, तो किसी को दिल्ली से नैनीताल जाना चाहिए, हल्द्वानी जाना चाहिए, रुद्रपुर जाना चाहिए, तो उसको समझ में आ जाएगा। एक तो पूरे रास्ते पे सिर्फ खंभे दिखते थे, पता नहीं क्यों बने थे, उससे आजम खान का लेना देना नहीं था। लेकिन रामपुर जब आप पहुंचते थे तो रामपुर में सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी के सामने की सड़क तो बढ़िया चकाचक होती थी, बाकी पूरा रामपुर गड्ढे में भरा होता था। रामपुर से आप जब नैनीताल के लिए बिलासपुर के रास्ते पर मुड़ते हैं, वो रास्ता तो सचमुच वो माशाअल्लाह ही था, और वहां के लोग विरोध क्यों नहीं करते थे ये भी नहीं समझ में आता था। और अगर गलती से गाड़ी आपकी किसी मुर्गी पे चढ़ गई, जिसकी आशंका रामपुर से बिलासपुर के रास्ते में बहुत सी जगहों पर थी, तो आप किस चीज का शिकार हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। कहीं कोई गाड़ी लड़ गई, आप किस चीज का शिकार हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और पूरा वो जो पूरा एरिया था वो विकास की राह देखता था, और गुंडागर्दी और दबंगई वहां का सामान्य व्यवहार थी, वो सब बदला है। राज्यसभा की चर्चाओं को सुनना जैसे इतिहास हो गया है, पिछले कई सेशन से सुनने को नहीं मिल रहा है, ठीक वैसे ही रामपुर में आजम खान की शहनशाही भी इतिहास हो गई है।